शरद जी, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में लाल आतंक का कहर देखने को मिला। एक बार फिर से धरती छत्तीसगढ़ की लाल खून से सन गई। बड़ा नक्सली हमला और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस पर विस्तार से जानकारी छत्तीसगढ़ सरकार से ली है। जया, इसके पहले भी ये बातें उठती रही हैं, बड़ी ताकत से उठती रही हैं कि हमें एक ज्वाइंट कमांड बनानी चाहिए, एक संयुक्त कमान बनानी चाहिए, और वो किसी न किसी रूप में काम कर रही है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जिस तरह का एक समन्वय होना चाहिए, मोटे तौर पर आप देखें तो इस समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जो 3 राज्यों की मैं बात कर लूं तो वो है छत्तीसगढ़ के साथ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के साथ इधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक आप कह लीजिए कि कहीं न कहीं एक इम्पैक्ट दिखता है। अब इन 3 राज्यों में नक्सलियों की मौजूदगी और आईडी ब्लास्ट की ये जो घटनाएं हैं, ये मैं एक पत्रकार के तौर पर मुझे करीब 2.5 दशक हो गया जब से मैं आईडी ब्लास्ट की ये खबरें सुन रहा हूं, जो नौजवानों को, हमारे सैनिकों को सबसे ज्यादा, हमारे अर्धसैनिक बलों के जवानों को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाती हैं, हताहत होते हैं, शहीद होते हैं। आज तक हम ये नहीं, उसका तोड़ नहीं निकाल पाए कि आईडी ब्लास्ट की प्री अलार्मिंग की कोई मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है जी। हमारे वाहन जो है, हमने उनको बिल्कुल ठीक बात है कि हमने उनको जिरह बख्तर से लैस किया, जिससे कि वो अगर आईडी ब्लास्ट की चपेट में आते हैं तो उतना डैमेज नहीं होता। लेकिन अभी भी हम इन घटनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं। नक्सली इसका बराबर फायदा उठाते हैं, क्योंकि वो जंगल के भीतर की जो कच्ची मिट्टी वाला इलाका है, जहां सड़कें नहीं है, वहीं आईडी ब्लास्ट के लिए वो जगह ढूंढते हैं जी। मुझे लगता है एक संयुक्त कमान बने और इसमें सैन्य ऑपरेशन की जरूरत हो तो ये सही वक्त है, जब हमें एक जड़ मूल से नष्ट करने के लिए, जिस तरह से चंदन के तस्कर वीरप्पन का सफाया हमने किया था, एक ज्वाइंट कमांड हो जिसमें भारतीय वायुसेना की मैं तो बढ़ चढ़कर बात करता हूं कि आप मदद लीजिए। आप इसमें बरसों लगे तो एक मुखबिर सिस्टम बनाइए, लेकिन जवानों की शहादत के सिलसिले को हमें रोकना होगा। जया, बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण बात शरद जी आपने कही है। लेकिन आप, क्योंकि जिस तरह से सर हमें समझा रहे हैं, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी। देखिए, समन्वय की बात भी आपने कही कि समन्वय की कमी है। पहले कई बार ये बात उठी है कि ज्वाइंट कमांड हमें बनानी चाहिए। उन राज्यों का भी आपने जिक्र किया जो सबसे ज्यादा प्रभावित है नक्सलवाद से या नक्सलियों से। लगातार यहाँ पर खून बहता रहा है, चाहे उससे आम जनता प्रभावित हो, चाहे हमारे जवान प्रभावित हो। हालांकि ये बात हम सभी समझते हैं, सर सरकारें भी समझती है, लेकिन क्यों आखिर समन्वय नहीं हो पा रहा है? क्यों कमी है? तो मुझे लगता है कि ये बात इसके पहले भी हुई कि आतंकवादी समस्या से किसी मायने में कम नहीं है, बल्कि कुछ नेताओं ने छत्तीसगढ़ के ये बात हमेशा कही है कि ये भी आतंकवादी है, इनको आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। जिस तरह से आप ट्रीट करते हैं पुलवामा अटैक को और आप उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द हाई टाइम कि आपको एक सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, करना चाहिए। करने के लिए रणनीति बननी चाहिए। इस समस्या को सिर्फ छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तक अगर आप कन्फाइन करेंगे तो आप गलती करेंगे। नक्सली सीमा पार से उनको मदद मिलती है, उनके पास हथियार कुछ ऐसे देशों से आते हैं, आप और हम सब जानते हैं, जो भारत के साथ मित्रता का दावा तो करते हैं लेकिन भारत को अस्थिर करने की कोशिशों में हमेशा रहते हैं। तो ये सही वक्त है कि जब हमें इस समस्या को लेकर लगातार हमलावर रणनीति के साथ सामने आना होगा। इजराइल का उदाहरण हमारे सामने है। बिल्कुल शरद जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, लेकिन कई महत्वपूर्ण विषय और कई महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। सीधे रायपुर का हम रुख करते हैं। हमारे साथ गौरव इस वक्त जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के साथ वो मौजूद है। गौरव, को मारते रहते हैं, सिविलियंस को, वहाँ की आम जनता को मारते रहते हैं, वो गाड़ियों को जला देते हैं, रोड बनाने में वो डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। तो जो गंभीरता होनी चाहिए, और अगर 11-11 जवानों का पूरा फोर्स जा रहा है तो क्या रोड ओपनिंग पार्टी नहीं थी जिसने वहाँ पर आईडी लगी है, इसको इसकी जांच नहीं कर पाई?
तो देखिए, ये थे वरिष्ठ विधायक और बीजेपी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल, जिन्होंने कहा कि ये अलार्मिंग है और जल्द इसमें यदि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और बढ़ते रहेगी और सरकार को भी इससे सचेत होने के लिए कहा है। कैमरामैन दीपक के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज। बिल्कुल, देखिए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को आपने सुना और एक बार फिर से उन्होंने सरकार पर ही निशाने साधे हैं। हालांकि जैसा कि शरद जी भी लगातार जिक्र कर रहे हैं कि समन्वय की कमी है, राजनीति ऐसे विषयों पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारी भी क्षति होती है और जवानों को हमने खोया है तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है। शरद जी अपनी बात पूरी करिए सर। बिल्कुल जया, मैं यही बात कर रहा था। समन्वय की कमी से अधिक मैं कहूंगा कि हमें इस समस्या को टॉप प्रायोरिटी पर इस रूप में लेना चाहिए कि ये आतंकवादी ही घटना है। ये जी, इसमें जिस तरह की घटनाएं होती हैं, जिस तरह से जवान, आप बरसों बरस ऐसे क्षेत्र में रहते हैं बस्तर के जहां मलेरिया नक्सलियों से कम बड़ी चुनौती नहीं है, और खासतौर से फैल्सीपेरम मलेरिया जो सीधे मस्तिष्क पर अटैक करता है। अब तो फिर भी बेहतर सुविधाओं की वजह से, नहीं तो मुझे याद आता है कि मैं जब एक राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी के में काम करता था और डेस्क पर होता था और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य थे, तो हम सबसे ज्यादा जो जवानों की मृत्यु की और उनके बीमार होने की खबर सुनते थे वो मलेरिया से सुनते थे जी। मलेरिया वाइवेक्स और मलेरिया फैल्सीपेरम। तो ये चीजें, इतना संघर्ष, अपने परिवार से दूर रहना, पैरामिलिट्री फोर्स के ये जवान जंगलों में भटकते रहते हैं, आईडी ब्लास्ट होते हैं, और अब नक्सली समस्या काफी हद तक किनारे पहुंच चुकी है। लोग समझ चुके हैं, शोषण की अनगिनत कहानियां नक्सलियों की सामने आई है कि किस तरह ठेकेदारों से वसूली की जाती है, और दूसरी शोषण की अनेक चुभने वाली कहानियां सामने आई है। तो अब ये जो नक्सल बाड़ी आंदोलन जिसकी शुरुआत 1970 में पश्चिम बंगाल से हुई थी और जहां भूमि सुधार के बाद नक्सली आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन उन राज्यों में जहां ट्राइबल आबादी ज्यादा थी, गैर बराबरी, गैर असमानता का आरोप लगाते हुए नक्सलियों ने जो पैठ की है, उसके लिए हमें सामाजिक पहल भी करनी होगी जया। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा की रणनीति लेनी पड़ेगी, और उसमें केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। अमित शाह जी बहुत गंभीरता से इसको देख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार का जिस तरह से है राष्ट्रीय हित से जुड़े विषयों पर, तो मुझे लगता है नक्सलियों को लेकर हमें अब एक सही समय है ये बिल्कुल, कि आपको ऐसी घटनाओं पर बहुत सख्ती के साथ सामने आना चाहिए। आज बहुत सारे डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, आज रोबोटिक भी चीजें हैं कि आप बहुत सारी चीजें ड्रोन के जरिए आप एक अंदर तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारी हमारे पास आज सुविधाएं हैं जो आज से 10 साल या 15 साल पहले नहीं होती थी। सिर्फ एक मजबूत पहल करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि नक्सली समस्या का हमेशा के लिए उन्मूलन हो सकता है। जया, बिल्कुल, और उसके लिए सभी को एकजुट होना होगा शरद जी, जैसा कि आपने कहा है कि लोगों को भी आगे आना होगा, समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि शरद जी सवाल मेरा आपसे ही है, क्योंकि कई बार ये देखने को मिला है, यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर ग्रामीणों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। कई बार ये बातें निकलकर सामने आई है कि ग्रामीण नक्सलियों तक खबर पहुंचाते हैं, जवानों के मौजूदगी की सूचना देते हैं, तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ के रहने वाले लोगों की भी हो जाती है कि क्या वो छुटकारा नहीं पाना चाहते इस लाल आतंक से? देखिए, बहुत कम सपोर्ट अब नक्सलियों के पास आम लोगों का रह गया है। जो इंटेलिजेंस इनपुट हमारे सामने है और जिस तरह की खबरें अब सामने आती हैं, मैं आपको बताऊं जया, आज से 25 साल पहले जब मैं एक कब जर्नलिस्ट था, मैं एक प्रशिक्षु पत्रकार था, तो मैं ये देखता था कि नक्सलियों के सपोर्ट से कैंडिडेट जीतते थे, खासतौर से वो कैंडिडेट जिनका कहीं ना कहीं वामपंथी रुझान होता था, लेफ्टिस्ट अप्रोच होता था। और हम बस्तर से आने वाली खबरों में अपने सीनियर जर्नलिस्ट के माध्यम से सुनते थे कि इस कैंडिडेट को प्योरली नक्सलियों ने जितवाया है। लेकिन मैंने देखा है कि बीते 10 साल में ये सारी कहानियां पीछे चली गई हैं। लोगों का भरोसा अब नक्सलियों पर नहीं है। नक्सली अब सिर्फ सड़कें बनने से रोकने की कोशिश करते हैं। जहां कहीं भी मुखबिर तंत्र बनता है इंटेलिजेंस एजेंसीज का, पुलिस का, वहां वो थ्रेटनिंग कॉल्स के साथ सामने आते हैं, वहां पर ग्रामीणों की हत्या करके दहशत पैदा करते हैं। ये तमाम चीजें जो है, अब मैं बेशक कह सकता हूं कि लोगों का सपोर्ट नक्सलियों के साथ नहीं है, और नक्सली आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक निर्णायक चोट पूरे मंजर को बदल सकती है। बिल्कुल, ये आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए कितनी बड़ी घटना को अंजाम शरद जी दिया है। और ये बात बिल्कुल सही है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि समन्वय की कमी है।
महत्वपूर्ण कदम उठाने जरूरी है। बने रहिएगा शरद जी हमारे साथ। आदित्य जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। आदित्य जी लगातार हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट और आदित्य जी नामदेव जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, महत्वपूर्ण बातें शरद जी ने कही हैं, सर आपने भी सुनी होगी। हालांकि ये बात सही है कि काफी हद तक कमी आई है, नक्सलियों को ग्रामीणों का सपोर्ट नहीं मिलता है। कई नक्सली ऐसे हैं जो मुख्य धारा में जुड़ने के लिए अब सरेंडर कर रहे हैं और आम जीवन व्यतीत करने की ओर लगातार कदम भी बढ़ा रहे हैं। तो ये कुछ बड़े कारण है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। सर बिल्कुल जय जी, देखिए शरद जी का काफी लंबा अनुभव रहा है और निश्चित तौर पर वो उन्होंने अपने अनुभव से ये तमाम बातें कही और निश्चित तौर पर देखिए घटनाएं कम हुई है। घटनाएं कम होने का ये मतलब नहीं वरिष्ठ माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित की गए थे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौट रहे थे। इस दौरान आरनपुरी एवं शामिल के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों का बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकता है। ये तमाम जो अधिकारी वो पहुंच गए हैं वहां पर। बस्तर आईजी स्वराज पी को आप सुन रहे थे, बड़ी जानकारी उन्होंने दी है और ये कहा है कि ऑपरेशन पर दरअसल ये जवान निकले थे और इसी दौरान नक्सलियों ने इस बड़े हमले को अंजाम दिया। आदित्य जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। आदित्य जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि शरद जी ने कहा बहुत साफ है, सरकारें बदलें लेकिन सरकार बदलने के साथ साथ नक्सल रणनीति नहीं बदलनी चाहिए। हमने तेलंगाना को देखा है, हमने आंध्रा को लड़ते देखा है, आज कहीं कोई घटना नहीं है। उनकी सरेंडर नीति आप देख लीजिए। छत्तीसगढ़ का कैडर का माओवादी जो छत्तीसगढ़ में ऑपरेट करता है वो जाकर तेलंगाना में सरेंडर करता है, वो जाके महाराष्ट्र में सरेंडर करता है, क्योंकि वहां की सरेंडर पॉलिसी हमसे कई गुना अच्छी है। वहां पर जो जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ जो रणनीति बनाई जाती है, वहां ग्रेहाउंड फोर्सेस हैं, वो बहुत साफ है उनका कि वो छत्तीसगढ़ में घुस के भी ऑपरेशन करके चले जाते हैं, यहां की पुलिस को पता नहीं चलता। ऐसे में आपको चाहे सरकार किसी की भी बदले, जैसे वहां सरकार बदलती है, रणनीति एक ही होती है कि नक्सलियों का खात्मा करना है। सरकारें बदलती है, विजन बदलता है। पिछली सरकार का विजन कुछ और था, इस सरकार का विजन है पहले डेवलपमेंट, गोली का जवाब केवल गोली से नहीं। लेकिन ये वो नक्सली है जया जो केवल गोलियों से मानते हैं। क्या उनको ये 11 जवानों की 10 जवान और एक ड्राइवर की चीख पुकार नहीं सुना? इनका क्या दोष था? ये केवल लौट ही तो रहे थे वहां से, कोई नुकसान तो किसी को पहुंचाया तो नहीं था इन्होंने, और ये केवल सरकार के हिसाब से डेवलपमेंट काम के लिए और वहां पर सर्चिंग के लिए जा रहे हैं। लेकिन उनकी शहादत वहां पर हुई, खून की हेली नक्सली ने होली खेली ना। आखिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जवान किस ले आ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जवान या पॉलिटिकल पार्टी कौन है। उनको केवल वहां पर दहशत की होली खेलनी है, दहशत का खून बस्तर की धरती को लाल करना और केवल लेवी वसूल करना है। इसके पीछे बड़ी वजह होती है। देखिए अभी आपको विधानसभा चुनाव पे जाना है, जितना बड़ा आप घटना को अंजाम देंगे उतना ज्यादा फंड सेंट्रल से वहां पर आएगा। ये इसमें बहुत बड़ा गणित है जया। जब भी इस प्रकार की चीजें होती है उसके पीछे बहुत बड़ा फाइनेंशियल रीजन होता है। अब नक्सली कोई विचारधारा के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि वो जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, केवल पैसे के लिए लड़ रहे हैं। जो वहां पर व्यापारी काम करते हैं उनको काम करने वो देते हैं, जो पैसा उनको देते हैं, जो पैसा नहीं देते उनके वाहन वो जला देते हैं। आदित्य जी आप बने रहिएगा, इसी पर शरद जी से भी हम बात करना चाहेंगे। शरद जी, जैसा कि आदित्य जी को भी आपने सुना, इन शहीद जवानों का वो जिक्र कर रहे थे कि आखिर जवानों की गलती क्या थी। वो केवल ऑपरेशन से वापस लौट रहे थे, किसी नक्सली को उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये नक्सलियों के सर में समझना चाहूंगी आपसे कि मंशा क्या रहती है, कि क्या विकास कार्य अगर हो रहे हैं तो उन्हीं को लेकर इतने बौखला जाते हैं कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। नक्सली और आतंकवादियों का मेंसीरिया, जिसको आप और हम कहते हैं, मेंसीरिया एक ही होता है। मेंसीरिया यानी उनका क्या करना चाहते हैं वो, इसको कानून की भाषा में मेंसीरिया बोलते हैं। मेंसीरिया उनका उद्देश्य यही रहता है कि दहशत पैदा करें, इसीलिए आतंकवादियों को दहशत गर्द कहा जाता है। और यही शब्द नक्सलियों के लिए एकदम मुफीद है, एकदम सुटेबल है कि वो सिर्फ ऐसी घटनाओं से सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनके आतंक के राज पर अब सवाल उठने लगे हैं, तो लोग अब पूछने लगे हैं कि नक्सली क्या खत्म हो रहे हैं, नक्सली क्या चले गए हैं, तो वो बहुत कायराना कृत्य इस तरह का करते हैं, कवर्डी एक अप्रोच के साथ सामने आते हैं और वो पैरामिलिट्री फोर्स को निशाना बनाते हैं, पुलिस को निशाना बनाते हैं। गांव में जो पुलिस या इंटेलिजेंस सिस्टम को सूचना देने वाले निर्दोष ग्रामीण हैं, उनकी हत्या करके दहशत पैदा करते हैं।
इनका एकमात्र उद्देश्य है दहशतगर्दी, सिर्फ दहशत पैदा करना, सुर्खियां बटोरना, जिससे लोगों में दहशत का वातावरण बने और कहीं ना कहीं सरकार को वो ये बताएं कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये हिस्टोरिकल टाइम है, जितना ये इस पर कोई रोशनी तो नक्सली मामलों के कोई एक्सपर्ट डाल पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि नक्सली इस समय आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जनता का सपोर्ट अब उनके साथ पहले जैसा नहीं है। तो ये राइट टाइम है कि उनको हिट किया जाना चाहिए। जया, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका शरद जी इस पर सबसे ज्यादा रोशनी डालने के लिए कि आखिर क्यों ये नक्सली अपनी मौजूदगी इस तरह से दर्ज करवाते हैं। देखिए, दहशतगर्द जैसा भी कहा जा रहा है कि आतंकवादी और नक्सली, ये इन्हें अगर दहशतगर्द, क्योंकि इन्हें कहा जाता है दहशतगर्द यानी कि जो दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, लगातार हम कहते हैं कि ग्रामीणों की हत्या करना, जवानों को नुकसान पहुंचाना, इस तरह की करतूतों को अंजाम देकर नक्सली अपनी मौजूदगी क्षेत्र में दर्ज करवाते हैं, लोगों के बीच दर्ज करवाते हैं और इसीलिए इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है।